नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी 11th क्लास का चैप्टर पाचन एवं अवशोषण। ये चैप्टर दोस्तों 11th क्लास के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे आगे 12th क्लास में भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे पाचन एवं अवशोषण। इससे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और आपको कमेंट भी करनी है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पाचन एवं अवशोषण। सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंदर भोजन के बारे में बात करेंगे। भोजन कैसा कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। मुख्य रूप से दोस्तों भोजन दो प्रकार का होता है, हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन दो प्रकार का होता है। एक तो वो भोजन जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और एक वो भोजन जिससे हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है। अब आप सोचते होंगे कि कौन सा भोजन है जिसे हम खाते हैं और उससे एनर्जी नहीं मिलती है। तो हम जैसे पानी पीते हैं और विटामिन भी खाते हैं और जैसे खनिज लवण पदार्थ होते हैं वो हम अपने भोजन के साथ लेते हैं, तो उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो इन भोजन को क्या क्या कहते हैं वो हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। सबसे पहला भोजन ऐसा भोजन जिससे ऊर्जा मिलती हो हमको। और दूसरा भोजन जिससे ऊर्जा नहीं मिलती हो। अब इन भोजन को क्या बोलते हैं? ऐसा भोजन जिससे ऊर्जा शरीर को मिलती है उसे बोलते हैं प्रोक्सीमेट फूड, और ऐसा भोजन जिससे ऊर्जा नहीं मिलती है उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भोजन क्या काम का जो हमारे शरीर में जाता है और एनर्जी नहीं देता है। तो मतलब पहले तो इसका नाम लिख देता हूँ। ऐसे कौन से होते हैं भोजन जो हमारे हम अपने खाने के साथ में लेते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी भी नहीं मिलती है। देखिए वो होते हैं विटामिन, और वाटर भी होता है, जल हमारे साथ में भोजन में लेते हैं हम, और खनिज लवण। अब इनसे एनर्जी नहीं मिलती है तो हम ये भोजन लेते क्यों हैं भोजन के साथ? और तो ये हमारे भोजन के अंदर है ना, जो डाइजेशन होता है ना उसके अंदर सहायता करते हैं। तो ये हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अब इनके भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, और होता है वसा होती है, और प्रोटीन होता है। अब ये हमने देख लिया। अब हम सबसे पहले पाचन पढ़ेंगे भोजन का। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन। हम जो भी भोजन हमारे शरीर के अंदर लेते हैं उस भोजन को हमारे जो शरीर है डायरेक्ट एब्जॉर्वेशन नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको सबसे पहले चबाते हैं और फिर आमाशय में जाता है। और आप सबको पता है बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो हम पाचन कहते हैं कि इसको है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भोजन है उसको विलेय अवस्था में लाना। विलेय अवस्था मतलब कि वो हमारे शरीर के अंदर जो चपचपा हो जाता है उसको उस स्टेज के अंदर लाना, और वो जो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो सके उस स्टेज के अंदर जो लाना की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पाचन कहते हैं।
देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं हो सकती है, फिर भी मतलब बुक्स के अंदर ये दे रखी होती हैं बहुत सारी में, तो हम ये देते हैं। भोजन को विलेय अवस्था में या शरीर में अवशोषित होने योग्य तक बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब पाचन की कुछ स्टेज होती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर हम फूड लेते हैं तो कैसे पाचित होता है, उसकी 5 स्टेज होती हैं। तो हम सबसे पहले वो 5 स्टेज देखते हैं। सबसे पहले हम भोजन को निगलते हैं, तो पहली होगी निगलना, जिससे इंग्लिश के अंदर इंजेक्शन बोलते हैं। और दूसरा हो गया पाचन। तीसरा हो गया अवशोषण। और चौथा भोजन का स्वांगीकरण। और फिर पांचवा हो जाता है मल त्याग। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन पांचों को पढ़ेंगे। तो पहले हम भोजन को निगलते हैं, और निगलने से लेके मल त्याग तक की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और हम ये मतलब शुरू से पढ़ेंगे। अब भोजन के पाचन के अंदर कौन कौन सहायता करते हैं, उस आधार पर पाचन को हम दो भागों में बांटते हैं। पाचन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सहायता करते हैं। सबसे पहले भोजन के पाचन के अंदर सहायता करती हैं आहार नाल। और दूसरे नंबर पर सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। आहार नाल आपको पता है, हमारे मुख से लेके गुदा द्वार तक की संरचना जो होती हैं उसे आहार नाल कहते हैं। ये बहुत ही लंबी संरचना होती हैं, और इसकी लंबाई लगभग देख लीजिए आप 7 से 9 मीटर तक ये लंबी होती हैं। तो हम सबसे पहले आहार नाल को पढ़ते हैं। आहार नाल का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले आहार नाल बना के मतलब आप इसे फील करिएगा। आहार नाल बनाते हैं हम पहले। देखिए यहाँ से हमारा मुख होता है, यहाँ से हम भोजन लेते हैं। तो यहाँ पे होती हैं सबसे पहले मुख गुहा होती हैं, और फिर मुख गुहा से ग्रसनी में जाते हैं। और यहाँ पे हमारी गांठी ढक्कन होता है। गांठी ढक्कन के बाद अपनी ग्रसनी चालू होती हैं, और ग्रसनी जाती हैं आमाशय में। और आमाशय से फिर यहाँ पे वो ग्रंथियाँ होती हैं पित्ताशय। और फिर हमारे जो ये आमाशय होता है ये खुलता है छोटी आंत में। और छोटी आंत दोस्तों बड़ी आंत में खुलती हैं। और बड़ी आंत के यहाँ पे एक अवशेषित संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं, आप सब जानते होंगे। और यहाँ पे हमारे एनस होते हैं, गुदाद्वार होते हैं। सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं इसके अंदर, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे हमारी मुख गुहा होती हैं, और ये ग्रसनी होती हैं। यहाँ पे गांठी ढक्कन होता है।
जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। फिर ये ग्रसिका होती हैं, और ये होता है अपना आमाशय। आमाशय से कौन सा एसिड रिलीज होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये अपनी होती हैं छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है इलियम, और तीसरा होता है जेजुनम। और फिर अपनी होती हैं बड़ी आंत, ये अपनी बड़ी आंत होती हैं। और यहाँ पे अपना एनस होता है। देखिए हम यहाँ से भोजन लेते हैं, भोजन फिर मुंह गुहा में जाता है, मुंह गुहा से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से कांटी ढक्कन के माध्यम से ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से फिर आमाशय में आता है, आमाशय के अंदर भोजन का थोड़ा बहुत पाचन होता है, एसिड सिक्रेट होता है, आपको मैंने बोला था पहले। और फिर ये छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर मल त्याग कर दिया जाता है। मतलब यहाँ से हम भोजन को निगलते हैं और यहाँ से हम भोजन का मल त्याग कर देते हैं, यानी कि अवशोषण होकर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। और आपको ये भी पता होगा सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन है जो छोटी आंत में होता है। अब मैं लिख देता हूँ। और वो बहुत छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, वो 3 पार्ट के अंदर भी ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले मुख पढ़ते हैं, फिर बाद में हम दूसरी संरचनाएं पढ़ लेंगे। देखिए मैं आपको ऐसे मतलब एक स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, मुख का नहीं बना रहा हूँ, मतलब आप समझ लेना। यहाँ पे ये तालु होता है, देखिएगा यह मुख होता है, यहाँ से यहाँ पे मुख होता है, हम यहाँ से भोजन लेते हैं। और ये नाक होता है, यहाँ पे हमारी ये नेजल कैविटी होती है, नासा गुहा होती है, जो हमें भी नहीं पढ़नी है, हमें तो मुख गुहा पढ़नी है। यहाँ से हमारा भोजन जाता है आगे, और ये होती है अपनी मुख गुहा, माउथ कैविटी बोलते हैं इसको। भोजन यहाँ से जाता है, ये अपना तालु होता है जो कि नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को अलग करता है, तो इसे हम लिख देते हैं तालु। तालु भी 2 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। एक तो होता है कठोर तालु और एक होता है मुलायम तालु। देखिए दोस्तों, ये कठोर तालु और एक मुलायम तालु। जो कठोर वाला तालु होता है वो आगे आगे होता है, और जो पीछे वाला तालु होता है वो मुलायम होता है। और उससे एक ये संरचना जुड़ी होती है जिसे हम ऊला बोलते हैं। इस ऊला पहले जब भोजन चबाया जाता है तब तक ये ऊला यहाँ पे रहता है, जो भोजन को आगे नहीं जाने देता है। फिर जब भोजन को सही तरह से चबा लिया जाता है तो फिर ये ऊला ऐसे खुल जाता है और भोजन यहाँ से आगे निकलता है। और यह यहाँ पे होती है अपनी मुख गुहा, यहाँ पे मैंने आपको पहले से लिख दिया है। और मुख मुख गुहा से देखिए भोजन यहाँ से एंटर कर रहा है, ऊला से आगे निकला, फिर यहाँ पे होती है अपनी ग्रसनी। अब भोजन ग्रसनी में आ गया है, ग्रसनी से आगे कहाँ पे जाता है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे 2 पाइप होती हैं, देखिए ये 2 पाइप ऐसे होती हैं, और इनके ऊपर एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम गांठी ढक्कन एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब ये दोनों ढक्कन कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। जो ये आगे वाला ढक्कन होता है दोस्तों, ये अपने सांस लेने में काम आता है, इसलिए इसे हम पढ़ना भी नहीं है, और इसे वाइंड पाइप बोलते हैं। और जो पीछे वाला होता है उसे बोलते हैं हम फूड पाइप। यहाँ से जो भोजन होता है वो एंटर करता है, फूड पाइप में जाता है। वो एपिग्लोटिस होती हैं, वो इसको जो वाइंड पाइप के अंदर जाने से रोकती हैं ताकि भोजन अपना वाइंड पाइप में नहीं जाए, और यहाँ से फूड पाइप में ये भोजन जाता है और फिर आगे आमाशय में, और वो आगे जाता है। तो हम यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम दूसरी बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसे खोल के बताता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ये ग्रसनी होती है अपनी, ये ग्रसिका हो जाती है।
ठीक है, ये इस रचना को मैं यहाँ पे खोल के बता रहा हूँ आपको। मैं इसको घाटी टंकन को रेड से बना रहा हूँ, आप देख लेना। बोलते हैं घाटी टंकन। और जब भोजन इसके अंदर जाता है तो ये घाटी ढक्कन इसको क्लोज कर देता है वाइंड पाइप को। ये आगे वाली है, इसके अंदर हवा जाती है तो इसको बोलते हैं वाइंड पाइप, और पीछे वाली को बोलते हैं फूड पाइप। देख लिया आपने, ये होता है अपना वाइंड पाइप और ये होता है फूड पाइप। तो अब हम यहाँ पे वोट होते हैं, थोड़ा सा वोट के बारे में पढ़ लेते हैं और देखते हैं हम आगे। आपको पता है हम अभी माउथ पढ़ रहे हैं। माउथ के हम अंदर हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली। सबसे पहले बाहर की तरफ होते हैं होठ, फिर तालू, फिर मुख गुहा और कृष्णी और दांत। इन चीज़ों पर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम होठ के बारे में पढ़ लेते हैं। लिप्स भी बोलते हैं इन्हें, आप जानते होंगे। अब होठ देखिए, अब अपने मुंह में सबसे बाहरी संरचना होती है। अब इसका क्या काम है आप सबको ही पता ही है। जैसे कि एक तो ये बोलने के अंदर सहायता करता है हमारे, और अब है इसके पाचन से मतलब है हमको तो डाइजेशन से। तो डाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले भोजन को है ना, जो ये होठ पकड़ने के अंदर सहायता करते हैं। अगर अब हमारे होठ नहीं होता है तो आप मतलब महसूस करिएगा, जैसे होठ नहीं है तो हम भोजन को कैसे पकड़ेंगे, और जो हम चबा रहे हैं वो वापस मुंह से बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या कार्य है बेसिकली, तो ये भोजन को पकड़ने के अंदर सहायता करता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका और क्या काम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं बताता हूँ आपको। और ये जो हमारे जैसे कि तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम पाइप डाल के उसे सक करते हैं, तो अगर हमारे होठ नहीं होंगे तो हम उससे सक नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम उसको निगल नहीं पाएंगे तरल भोज्य पदार्थों को। तो ये तरल भोज्य पदार्थों को निगलने के अंदर भी सहायता करता है। तो दूसरा काम इसका हो जाएगा, तरल भोज्य पदार्थों को निगलने के अंदर सहायता करता है। तरल भोज्य पदार्थों को निगलने के अंदर सहायता करता है। अब होठ के अंदर एक तो हमारी जो बाहर वाली सरफेस होती हैं, एक जो अंदर वाली सरफेस होती हैं, तो हम उसके बारे में जिक्र करते हैं। होठ के अंदर देखिए एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाहरी सतह और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं आंतरिक सतह, या आप समझ लीजिए इनर है मतलब। अब इसके बारे में बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं उसके बारे में बताते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो मसल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं सीरियस सिक्रेटिक मसल्स।
और जो इनर सतह होती हैं उसके अंदर क्या पाई जाती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आज तो हमने होठ पढ़ लिया है, और कल हम दांत और जो ग्रसनी मुंह गुहा के बारे में पढ़ेंगे, और जो इनर सतह होती हैं इसके अंदर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं या कौन सी मसल्स पाई जाती हैं वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, और बाकी हम पढ़ेंगे कल। ओके बाय।